Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम मैराथन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम आगे के पोर्शंस को डिस्कशन करेंगे. आई होप आपने पुरानी क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पर भी बात करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा. तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है. तो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पर. यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है. तो एज वी ऑल नो कि जो सॉलिड है उसकी शेप कैसी होती है, डेफिनाइट होती है, और वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनाइट होता है, यानी कि निश्चित होता है. तो ये जो है ये अपनी शेप जो है चेंज नहीं कर सकते, ये अपने आकार को नहीं बदलते. जब तक उन पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तब तक उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती. जैसे एग्जाम्पल, एक वुडन ब्लॉक, ठीक है जी, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा या फिर पत्थर अपने आकार में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं. तो सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है, वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते. दूसरा पॉइंट आता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. कैसे पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. और वो जो क्लोज पैकिंग है उनके बीच में स्पेस को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, यानी कि उस हम क्या कहते हैं, स्पेस को वॉइड्स कहते हैं, उसे कम कर देती है उनके बीच में. और जो क्या बनाती है, उन्हें सॉलिड को क्या बनाती है, डेंस बनाती है. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या था सॉलिड के केस में कि डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, और दूसरा था कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली जो हैं वो पैक्ड होते हैं. आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या होता है कि सॉलिड के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इस वजह से जो सॉलिड है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, उसे कंप्रेस करना डिफिकल्ट है. ठीक है जी. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है डेफिनाइट अरेंजमेंट, जिसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो कुछ सॉलिड में ऐसा होता है जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. तो कुछ सॉलिड जैसे ग्लास वो कैसे होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, विदाउट अ डेफिनाइट शेप. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है इनकम्प्रेसिबिलिटी. तो पार्टिकल्स जो होते हैं एज वी ऑल नो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस या वॉइड जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उन्हें हम कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते. तो उनका जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है अंडर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट रिजिडिटी. तो वो नेचर में कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं. कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब दे रेजिस्ट चेंज इन शेप. तो एग्जांपल जैसे स्टील रोड हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, अनलेस अ वेरी जब हम उस पर लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो बेंड होगी, अदरवाइज वो कैसी होती है, स्ट्रेट ही होती है. तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल है कि अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो शेप फिक्स रहती है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहता होता है स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्लोज पैकेजिंग होती है, और रिजिड होता है, और कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है. ठीक है जी. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. आफ्टर दैट अब डिस्कस करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज. तो लिक्विड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, तो पहला पॉइंट है कि जो इसमें वॉल्यूम जो होता है वो तो फिक्स होता है, बट कोई जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होती है. इट मीन्स कि जो लिक्विड ऑलवेज हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, मीनिंग देयर क्वांटिटी डज नॉट चेंज, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी अनलेस वी एड और रिमूव लिक्विड. तब तक जब तक हम उसमें या तो लिक्विड को ऐड ना कर दे या फिर उसमें से रिमूव ना कर दे. बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, वो वही शेप ले लेता है जो शेप किसकी होती है, शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें हमने उसे रखा हुआ है. अगर एक ग्लास में है तो वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है, एक बाउल में है तो वो उसी की शेप ले लेगा. ठीक है जी. तो इस केस में जो उनका वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स्ड होता है, बट जो शेप होती
है वो फिक्स नहीं होती। जैसे वाटर इन अ ग्लास, तो वो किसकी शेप ले लेगा? ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैं बॉटल की बात करूं तो वो किसकी शेप ले लेगा? बॉटल की शेप ले लेगा। तो इस केस में जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, बट जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इन लिक्विड्स जो पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड की तरह पैक्ड नहीं होते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? इधर उधर मूव कर सकते हैं फ्रीली। और एज वी ऑल नो कि जो लिक्विड है उसके पास फ्लो करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। जैसे ऑयल स्प्रेड इजिली ऑन द सरफेस, या फिर वाटर फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिक्विड है वो क्या करता है? फ्लो कर सकता है। ठीक है जी, यानी कि तरल के कण पार्टिकल्स ठोस की तुलना यानी कि सॉलिड की तुलना में कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? सॉलिड की तुलना में अगर बात करें तो ये लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, कम पास पास होते हैं, उनके बीच थोड़ी जगह होती है जिससे वह आपस में खिसक सकते हैं। इस वजह से वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बह सकते हैं। आफ्टर दैट स्लाइटली कंपैरेबल, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है जी, तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस कर सकते हैं बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो और कैसे होते हैं? आर ऑलरेडी क्लोज टुगेदर, बट वो रिजिड नहीं होते सॉलिड की तरह। तो इनकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट रहती है, बट गैसियस से हायर रहती है, और सॉलिड से क्या होती है? कम होती है। तो एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, मरकरी, इन्हें हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, बट लिटिल कंप्रेशन पॉसिबल है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, अब पार्टिकल मोशन कैसा होता है? ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो किस में होते हैं? वो कांस्टेंट मोशंस में होते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं इन देयर पोजीशन, जैसे सॉलिड्स में होता है, बट ऑल्सो स्लाइड पास ईच अदर, जैसे हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। तो ये जो डुअल मोशन है बेसिकली, ये लिक्विड को क्या बनाता है? मेक लिक्विड फ्लूइड इन नेचर। एग्जाम्पल है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कीप वाइब्रेटिंग एंड मूविंग, विच इज बाय वाटर फ्लो। ठीक है जी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं और मूव करते हैं, जिस वजह से वाटर क्या करता है? इजीली फ्लो कर पाता है। ठीक है, अब शॉर्ट में देख लेते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी मॉडरेट होती है, और पार्टिकल जो है वो कौन सा मोशन शो करते हैं? वाइब्रेशनल और ट्रांजिशनल मोशन जो है वो शो करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है गैस। गैस में जो होता है ना तो इसकी शेप डेफिनाइट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। ये क्या करता है? जिसमें हम गैस को रखते हैं उसकी शेप, उसकी क्या ले लेता है? ये शेप ले लेता है, यानी कि यह जिस पात्र यानी कि कंटेनर में रखी जाती है उसी का क्या लेता है? यानी कि शेप ले लेता है और वॉल्यूम ले लेता है। इज दैट क्लियर? ना तो इसका बस आपको ध्यान रखना है, ना तो डेफिनाइट शेप होती है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है जी, जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, जिस वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है। जो स्ट्रॉन्ग किसके बीच में होती है? वो सॉलिड के बीच में होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? लोवेस्ट होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है अमंग ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं। गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड में मॉडरेट और सॉलिड में तो नहीं। तो गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से जो गैस वॉल्यूम है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और गैस पार्टिकल्स जो है वो सारी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। और जो कॉलिजन होता है इनके बीच में
देयर कोलिजन विद ईच अदर एंड विद कंटेनर वॉल्स कॉज क्या करते हैं, प्रेशर को कॉज करते हैं। तो इन गैसेस में हमें ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, किसके वजह से, फास्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैस, जिसके वजह से ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो गैसेस में क्लियरली विजिबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और गैस जो है एक्सपेंड करती है टू फिल द एंटायर कंटेनर, दे ऑल्सो डिफ्यूज वेरी फास्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की कैपेसिटी किसमें है, वो है गैसेस में, वो मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली विद अदर गैसेस विदाउट स्टीयरिंग। तो सिंपल है, गैसेस के शॉर्ट में बात करें तो इसका वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी बहुत कम होती है, इनमें रैंडम मोशन होता है, डिफ्यूजन, रैंडम मोशन और डिफ्यूजन होता है, और ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो गैसेस में विजिबल होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करी किसकी, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा क्या है, एक आयनाइज्ड गैस है कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टार्स में, लाइटनिंग में और नियॉन साइंस में, ये आपको याद रखना है। नियॉन साइन में ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नियर 0 केल्विन, और जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सिंगल सुपर एटम, जो क्या शो करता है, क्वांटम इफेक्ट शो करता है। तो एग्जांपल है कि जो रुबिडियम एटम कूल्स नियर एब्सोल्यूट 0। तो ये हमने पांचों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सारी को डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शॉर्ट में बात करेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, अट्रैक्टेड फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है जी, वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक कोवेलेंट और आयनिक, ये क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से कैसे होते हैं, वीकर होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी को डिसाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, दे डिसाइड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स, किसकी, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब ये कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए, वीक होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, अस्थायी होती है, वीक टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स, किसके वजह से, क्योंकि ड्यू टू मोमेंटरी डाइपोल कोज्ड बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, ये पूछ लिया जाता है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है किसके साथ, मॉलिक्यूलर साइज एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, N2 हाइड्रोकार्बन। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि लार्जर हाइड्रोकार्बन की, जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन बड़ा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो है वो हम सारे मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है। सेकेंड आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये किस किस के बीच में होती है, ये होती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डाइपोल। मेन है कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां से क्वेश्चन बनता है। ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी फोर्स है जो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है, तो वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। किस में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है, ये होती है पोलर मॉलिक्यूल में। आफ्टर दैट ये किससे स्ट्रॉन्गर होती है, तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है। ये किससे स्ट्रॉन्गर होती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है, बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे वीकर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे एग्जांपल HCl, CH3Cl। ठीक है जी, अब पोलर मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाइयर होता है देन सिमिलर साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कैसा होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्पेशल स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है किससे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, जो इंटरेक्ट करता है दूसरे अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम्पल जैसे वाटर, अमोनिया, C2H5OH। ठीक है जी। इम्पैक्ट क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर हाई सरफेस टेंशन, और जो अल्कोहल होता है सॉल्युबल इन वाटर। आफ्टर दैट नेक्स्ट आती है दैट इज आयन डाइपोल फोर्स। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये किस किस के बीच में होती है, ये पूछ लिया जाता है, तो वो आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। किस किस के बीच में, आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो ये किस में देखी जाती है, ये देखी जाती है आयनिक कंपाउंड में। किस में देखी जाती है, आयनिक कंपाउंड में, जो डिसॉल्व किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, जो डिसॉल्व किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है। और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आयन चार्ज एंड साइज एंड डाइपोल स्ट्रेंथ पर। जैसे एग्जांपल है NaCl in H2O, और ये इम्पैक्ट है कि वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज। अगर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल डाइपोल, एंड देन लैंड डिस्पर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है, सिंपल है, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका कोई क्या होता है, मास होता है, और जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उसे हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को सबसे पहले बात करेंगे, तो प्योर सब्सटेंस मैटर विथ फिक्स कॉम्पोजिशन एंड डेफिनाइट प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसकी जो कॉम्पोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, यानी कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं जो हैं वो क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसके फर्दर टाइप्स होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, केवल एक प्रकार के परमाणु से बना हुआ होता है, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है जिसे हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड। क्लियर है, जिसे हम केमिकल मेथड्स के थ्रू तोड़ नहीं सकते। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल में। अब जो नेक्स्ट आता है कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये किससे मिलके बना हुआ होता है, ये मिलके बना हुआ होता है दो या उससे ज्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। इन्हें हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जैसे H2O, ये क्या है, कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। उनके एग्जांपल से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करें, जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, कि ऐसा पदार्थ जो दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होता है, फिजिकली कंबाइंड किसके साथ, वेरिएबल कॉम्पोजिशन के साथ। यानी कि ऐसा पदार्थ जो दो या अधिक पदार्थों के भौतिक संयोजन से बना हो और जिसकी संरचना बदल सकती है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, यानी कि पूरी तरह कैसा होता है, समान होता है। ठीक है जी, कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, इसे हम विलेन भी कहते हैं, यानी कि इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर, सॉल्ट जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हमें उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देते। एयर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हमें नहीं दिखाई दे रही। शुगर सॉल्यूशन, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं,
होमोजीनियस की, यानी कि इसमें हमें अलग अलग फेज नहीं दिख रहे, सब कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म है। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें हमें अलग अलग फेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, असमान होता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो कंपोनेंट होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सैंड प्लस वाटर यानी कि रेत और पानी, ऑयल प्लस वाटर तेल और पानी यानी कि सॉइल। तो आपको उसमें जो है वो विजिबल होंगे, फेसेस दिखेंगे। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर से आपको एग्जांपल से जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या सेपरेशन टेक्निक है, तो मिक्सचर को जो हम सेपरेट करते हैं इनटू देयर कंपोनेंट, उसके अलग अलग फिजिकल मेथड है। वो चॉइस ऑफ मेथड पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मिक्सचर है, कि सॉलिड लिक्विड है या फिर लिक्विड लिक्विड है या फिर सॉलिड सॉलिड है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पर, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गई या फिर पार्टिकल्स का साइज हो गया या फिर वॉलेटिलिटी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स की। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए किससे, लिक्विड से, हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये काम करता है डिफरेंस इन पार्टिकल साइज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। फिल्टर पेपर और पोरस मटेरियल्स अलाउ लिक्विड टू पास बट ट्रैप द सॉलिड। जैसे अब बात करें टी लीव्स की, यानी कि जब आप देखा होगा, जब आप टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जो उसमें टी क्लोव्स है, ठीक है, जो टी लीव्स है वो क्या होती हैं, सॉरी, तो जो टी लीव्स है वो रह जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं यूजिंग अ स्ट्रेनर के थ्रू। सिंपल है, सैंड प्लस वाटर, तो जो सैंड है वो किसके थ्रू सेपरेट हो जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्ट्रेशन मेथड जो हम यूज करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड, जो हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड किस लिए यूज किया जाता है, लिक्विड मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। प्रोसेस क्या होता है कि लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो फर्स्टली इवेपोरेट होते हैं, देन कंडेंस होते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन होता है, सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन होता है, बाय डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये किसके थ्रू सेपरेटेड होते हैं, ये होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं पॉइंट को कंसीडर किया गया है। अब आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम किस लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली हम डिसॉल्व सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट से सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका उपयोग घुलनशील ठोस पदार्थों को उनके तरल विलायक से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इवेपोरेशन का यूज होता है। तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और लीविंग बिहाइंड द सॉलिड। फास्टर इवेपोरेशन किसके थ्रू होता है, ये पूछ लिया जाता है, तो वो हीटिंग के थ्रू होता है। तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेट, सॉल्ट क्रिस्टल्स जो है वो रह जाते हैं। शुगर सॉल्यूशन हीटिंग इवेपोरेट वाटर, तो उसमें क्या रह जाती है, शुगर रह जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट उस पर काम करता है। सॉल्वेंट मूव करता है थ्रू अ मीडियम यानी कि पेपर, स्टेशनरी फेज, और कैरी करता है सब्सटेंस अलग अलग रेट पर। तो इनका आपको सिंपल ध्यान रखना है कि क्रोमेटोग्राफी हम किस लिए यूज करते हैं, तो डिफरेंट कलर कंपोनेंट को मिक्सचर से, ऑफ अ मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए, यानी कि इसका उपयोग विभिन्न रंगीन जो कंपोनेंट को अलग करने के में किया जाता है। ठीक है जी, तो सिंपल है, सेपरेटिंग कलर इन इंक, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस एंड फूड इंडस्ट्री, कौन सा यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी।
ठीक है। तो लेट्स सी फिल्ट्रेशन हम किस लिए यूज करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड सेपरेशन, इनके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। डिस्टिलेशन लिक्विड मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इवेपोरेशन डिसॉल्व सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन यूज करते हैं। आफ्टर दैट क्रोमेटोग्राफी कलर्ड मिक्सचर और कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आता है हेनरीज लॉ। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आइए देखते हैं हेनरी लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के अबव द लिक्विड। और डायरेक्ट इस डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है कि इन्होंने कहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन अ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। तो ये क्या है, सी क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस, के क्या है, दैट इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट, और पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो सी इज इक्वल्स टू के इंटू पी। तो जब ये हो जाएगा आपका, अगर अदर कॉमन फॉर्म देखें तो P इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है स्पेसिफिक किसके लिए, गैस के लिए प्लस सॉल्वेंट, और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट है, यानी कि एप्लीकेशन जो है ये किस लिए वैलिड होता है, गैसेस के लिए, दैट डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी कि सॉल्युबिलिटी घटती है तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर डिपेंडेंस, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन प्रेशर। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड किस पर करता है, गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर। यानी कि जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी तो उस केस में गैस कैसी होगी, लेस सॉल्युबल होगी। अगर हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो स्मॉलर होगी तो जो गैस है वो क्या होगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ यूज की जाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, यानी कि CO2 को डिसॉल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, और जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और गैस किस फॉर्म में निकलती है, बबल्स की फॉर्म में एस्केप होती है। दूसरा आता है स्कूबा डाइविंग। एज वी ऑल नो, जब हम एट हाई अंडर वाटर में जाते हैं, एट हाई अंडर वाटर प्रेशर में जाते हैं तो मोर जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में डिसॉल्व होती है, तो रैपिड एसेंट डिक्रीज होता है, प्रेशर सडनली बढ़ता है, तो नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म करते हैं जिसके वजह से क्या होता है, डीकंप्रेशन सिकनेस हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ की O2 किस में डिसॉल्व होता है, रिवर्स लेक, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी लॉज के अकॉर्डिंग। तो ये किस लिए एसेंशियल होता है, ये फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में गैस एब्जॉर्प्शन इन लिक्विड रिएक्टर और फर्टिलाइजर, तो आपको ध्यान रखना है किस किस में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, स्कूबा डाइविंग में, एक्वेटिक लाइफ में और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, आफ्टर दैट लिमिटेशन, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, ये पूछ लिया जाता है, तो एप्लीकेबल है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। नोट वैलिड अगर गैस जो है वो केमिकली, गैस जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, केमिकली, सॉल्वेंट के साथ, तब ये वैलिड नहीं है। और एज्यूम है कि आइडियल गैस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन और डेविएशन एट वेरी हाई प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। एप्लीकेशन जो है वो किसके लिए है, स्कूबा कार्बोनेटेड ड्रिंक, स्कूबा डाइविंग, एक्वेटिक लाइफ, इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, आप सॉल्युबिलिटी के जिसमें आपको के हेनरी कांस्टेंट और इनकी वैल्यू गिवन है इस पे सॉल्व कर लेना। और ये लिमिटेशन भी है, ये सिर्फ नॉट वैलिड फॉर गैसेस, वो जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती है वो इनके लिए वैलिड नहीं है। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट यानी कि डिसॉल्व सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मास परसेंट, तो मास परसेंट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अभी मैंने जब लास्ट जो केमिस्ट्री और बायो की क्लास ली थी उसमें इस तरीके का क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है जी, आफ्टर दैट ये एग्जांपल्स वगैरह आप देख लीजिएगा। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
क्वेश्चन है कि इफ 20 ml ऑफ इथेनॉल मिक्स किया जाता है 80 ml ऑफ वाटर के साथ, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 80 प्लस 20, तो दैट विल बी 100 ml। तो जो सॉल्यूट है वो कितना है 20 है, सॉल्यूशन 100 है, दैट विल बी 20%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मोलरिटी आपको पता ही है कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। यूनिट आपको पता होनी चाहिए, यूनिट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 मोल NaOH जो डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी आपको इसमें बतानी है, तो आप सॉल्व करके बता सकते हैं। आफ्टर दैट मोलरिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होते हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना, जो मोलरिटी है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और जो मोलरिटी है दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार यूनिट जो है वो पता होनी चाहिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो मोलरिटी जो है वो किस पर डिपेंड होती है, ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि चेंज विद टेम्परेचर, और जो मोलरिटी है वो डिपेंड होती है मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। अब आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होता है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोलॉइड्स नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स। तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पर्टिकुलर साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज वो लार्जर होता है किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, बट स्मॉलर किससे होता है, सस्पेंशन से। तो जो पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज कोलॉइड्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क के केस में जो फैट होता है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, इन वाटर दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। फोग जो है, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं डिस्पर्स्ड इन एयर। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, फोग हो गया, बटर हो गया, स्मोक हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट, कि जब बीम ऑफ लाइट जो है वो पास होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन से, जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल होता है, किसके वजह से, ये पूछ लिया जाता है, तो किसके वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स के वजह से। तो इसे हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसे हम प्रोजेक्टर्स और सन रेज इन फॉरेस्ट मिड्स में इसका क्या यूज होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ब्राउनियन मूवमेंट, तो कोलॉइडल पार्टिकल जो हैं एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन जो है वो शो करते हैं, किसके वजह से, कॉलिजन्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, और ये जो मूवमेंट है ये पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सेटलिंग डाउन, जिसके वजह से जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी, जो कोलॉइड्स है अभी बताया वो स्टेबल होते हैं, ये पूछ लिया जाता है किसके वजह से, तो ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से, और समटाइम्स जो चार्ज होता है पार्टिकल्स, समटाइम्स चार्ज ऑन पार्टिकल्स की वजह से भी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से भी, जिसकी वजह से मिल्क और फोग जो हैं वो इजीली सेपरेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो कोलॉइडल्स पार्टिकल्स जो किसकी तरफ मूव करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। इसे हम कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। आफ्टर दैट एड्सॉर्प्शन, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, तो वो आयंस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स और डाइज को, जिस वजह से जो चारकोल है वो गैसेस को स्ट्रांगली क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ कोलॉइड, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स्ड फेट और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जैसे सॉल्ट, ये किस में होता है, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे पेंट मडी वाटर, जेल लिक्विड इन सॉलिड, ये आपको पता होना चाहिए, इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मिल्क क्रीम पूछा जाता है तो लिक्विड इन लिक्विड, फॉर्म गैस इन लिक्विड, सॉप लेदर, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम, या फिर एरोजोल सॉलिड और लिक्विड इन गैस, एग्जांपल स्मोक और फॉग। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन। कोलॉइड्स हमने देख लिया, ठीक है, उसके एग्जांपल्स मेन है वो आपको पता होने चाहिए और प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। अब आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये पूछ लिया जाता है कि कैसा है, तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बल्कि पूरे माध्यम में फैले रहते हैं। पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन का वो लार्ज होता है, यानी कि मोर देन 100 नैनोमीटर, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं या फिर अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम उसे देख सकते हैं। जो अपीयरेंस होता है सस्पेंशन का वो कैसा होता है? वो क्लाउडी होता है, ओपेकी होता है और मडी होता है, यानी कि कीचड़ जैसा होता है। किसके वजह से? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इसके कण प्रकाश को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी, तो जो सस्पेंशन है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और वहीं जो कोलॉइड्स है वो कैसा होता है? वो मैंने अभी आपको बताया था, वो स्टेबल होता है, ठीक है जी। जो कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से स्टेबल होते हैं, बट जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टैंडिंग जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। किसकी वजह से? ग्रेविटी के वजह से। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन, तो जो पार्टिकल्स होता है सस्पेंशन का आर लार्ज एनफ टू बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो किसके थ्रू सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू। टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जाम्पल्स जो है, चॉक पाउडर इन वाटर, मडी वाटर, सैंड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर। तो क्विक रिकैप देख लेते हैं एक बार इसका। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी आपको बताया था कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मोर देन 100 नैनोमीटर, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है? ओपेकी होता है। ये अनस्टेबल होते हैं। इन्हें हम किसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू। और जो क्या शो करते हैं? जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आफ्टर दैट लेट्स सी डेफिनेशन, और तीनों में देखते हैं डिफरेंस। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो ये पूछ लिया जाता है कैसा मिक्सचर है सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस है। सस्पेंशन कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किसमें? इन विच जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। कोलॉइड जो है वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जहां पर पार्टिकल साइज जो है वो इंटरमीडिएट रहता है, बीच का रहता है, यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। तो इसका नेचर कैसा है? होमोजीनियस है। और इसका हेट्रोजीनियस है सस्पेंशन का, और कोलॉइड का अपेरेंटली होमोजीनियस, बट एक्चुअली कैसा है? हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज इसका लेस देन 1 नैनोमीटर है। सस्पेंशन का अभी देखा था मोर देन 100 नैनोमीटर है, और कोलॉइड का है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। विजिबिलिटी, इसके पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम में विजिबल नहीं होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और कोलॉइड के पार्टिकल भी विजिबल नहीं होते हैं टू नेक्ड आई, बट उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये था तीनों में डिफरेंस। बाकी देखते हैं स्टेबिलिटी। तो जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं, जो सेटल नहीं होते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल है, और जो कोलॉइड है वो कैसे होते हैं? वो भी स्टेबल होते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। फिल्ट्रेशन, ये हम पास होता है थ्रू फिल्टर पेपर कंप्लीटली। इसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट जो कोलॉइड है उसे हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। उसे हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू। आफ्टर दैट टिंडल इफेक्ट, तो सॉल्यूशन में एब्सेंट होता है, इसमें सस्पेंशन में प्रेजेंट होता है बट इरेगुलर होता है। कोलॉइड्स में जो है वो स्पष्ट होता है, प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सस्पेंशन है सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर। और कोलॉइड है मिल्क, इंक, फॉग, ब्लड। ये सब किसके एग्जांपल है? क्लोइड के। और ये जो चारों एग्जांपल गिवन है ना, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, यही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब बात करते हैं ट्रिक टू रिमेंबर। तो सॉल्यूशन स्मॉल पार्टिकल मिक्सचर कैसा होता है? क्लियर होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होती हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलॉइड में मिडल होते हैं, जो टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं? शो करते हैं। क्लियर? सो आप इन तीनों को ऐसे भी याद रख सकते हैं। सॉल्यूशन स्मॉल पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और कोलॉइड में क्या होता है? दोनों के बीच, यानी कि मिडल पार्टिकल्स। अब बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज। दो टाइप के, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस ही देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी जाती है बिना कॉम्पोजिशन के चेंज किए हुए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है जब एक सब्सटेंस जो है व्हेन सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। जैसे कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी, कोरोजन, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा ही नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब कुछ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है। ऐसा यूनिट हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज मेजर क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसे हम ऐसा यूनिट कहते हैं। तो आप कैसे इन्हें याद रख सकते हैं, वैसे तो आपको याद होगी, अगर नहीं है क्योंकि माई टॉल टीचर मेक एप्पल पाई, तो माई एम मीटर दैट इज लेंथ, टी से टाइम सेकेंड, ठीक है, टी से टेम्परेचर किसमें होता है, केल्विन में, एम से मास केजी में, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और पी से प्लस यानी कि अदर डेराइव यूनिट है जैसे न्यूटन, जूल एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जिसमें हमने भी रेफरेंस देखा। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है चेंज होती है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ब्रेकिंग अ ग्लास, ये सब फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जो है नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, इरिवर्सिबल है, एक बार जो फॉर्म हो गया वो हो गया, दोबारा से रिवर्स नहीं होगा। एनर्जी इज ऑफन एब्सॉर्ब और रिलीज। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड। तो ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस इनके एग्जाम्पल से आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे लॉस पर। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे, किसने दिया था, एंटोन लेवोजियर ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1789 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जो किसने दिया था, जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1799 में दिया था। तो अ गिवन कंपाउंड हमेशा क्या कंटेन करता है, सेम एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये मैटर नहीं करता कि हमने उस सैंपल को कहां से लिया है, लैब से लिया है, नेचर से लिया है, या किसी देश से लिया है, जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल हम इसमें वाटर ही कंसीडर करते हैं जो कॉमन एग्जांपल है, तो इसका जो मास रेशियो होता है वो 1:8 ही रहता है। चाहे हम नदी का पानी ले लें, चाहे हम कहीं का भी पानी ले लें, जो रेशियो रहने वाला है वो 1:8 ही रहेगा। दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जो रेशियो होगा ऑफ द मासेस, वो वन एलिमेंट का वो कंबाइन करेगा विद अ फिक्स मास ऑफ अदर element in a simple whole number ratio। तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेशियो होगा वो, इसका जो रेशियो है वो कितना है, 4:3, और कार्बन डाइऑक्साइड का है दैट इज 8:3। ठीक है, सिंपल है। या फिर देख लेते हैं 16 रेशियो, दैट विल बी 16:32। तो जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 1:2, दैट इज अ सिंपल होल नंबर। और यही क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कंजर्वेशन, मास हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है फिक्स रेशियो इन अ कंपाउंड, और मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है सिंपल होल नंबर रेशियो इन डिफरेंट कंपाउंड। यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो किसमें, अलग अलग कंपाउंड में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फिक्स रेशियो रहता है कंपाउंड में, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आफ्टर दैट गे-लुसेक लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जो वॉल्यूम है एट
प्रेशर जो है इसमें कांस्टेंट होता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। तो सिंपल है, इफ वी हीट अ बैलून तो वो कहता है एक्सपेंड होता है। सपोज अ गैस हैज 2 लीटर वॉल्यूम एट 300 केल्विन और टेम्परेचर बढ़ रहा है टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, V1 अपॉन ये हो जाएगा V1 T1 और ये हो गया T2 V2 हमें यहाँ फाइंड रखना है। तो ये आ गया जैसे सपोज 4 लीटर, तो बैलून्स डबल इट्स वॉल्यूम जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें गोयल-लुसेक लॉ में एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। एवोगैड्रो लॉ, इसमें जो होता है, जो इक्वल वॉल्यूम होता है ऑल गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के है एट प्रेशर एंड एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है जी। तो इजी ट्रिक क्या है, गोयल-लुसेक लॉ, यानी कि जो गैस है वो किससे प्यार करता है, सन से। तो जिसमें हीट बढ़ रही है, बैलून एक्सपेंड हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। एवोगैड्रो में ऑल वॉल्यूम एग्री, यानी कि इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आता है एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास है, द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान express relative to 1/12 of the mass of one carbon 12 एटम, जिससे कार्बन 12 को के एक परमाणु के 1/12 भाग की तुलना में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। यूनिट क्या होती है, U और AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का है 16U और सोडियम का है 23U। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सम होता है किसका, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम जो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किसी अणु में उपस्थित ही सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग अणु द्रव्यमान कहलाता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NH3 का, तो इसका कितना होता है, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ 1 और मास कितना होता है 14 प्लस NH3, तो ये कितना है, हाइड्रोजन कितने हैं 3, मास होता है 1, तो 14 प्लस 3 1 जा 3, 14 15 16 17U, तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। आफ्टर दैट एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास की इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप, अगर यदि कोई तत्व जो है अलग अलग आइसोटोप के रूप में जो है वो पाया जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं, जिन एलिमेंट का जो मास होता है, यानी कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, बस जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एज अ वेट एवरेज ऑफ द मास ऑफ आइसोटोप्स, किसके अकॉर्डिंग, नेचुरल अबंडेंस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू मास परसेंट, तो सॉरी परसेंट अबंडेंस प्लस m2 प्लस m3, हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, इस फॉर्मूले से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आफ्टर दैट याद रखना कि एटॉमिक मास यानी कि किसका मास, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास पूरा मॉलिक्यूल का टोटल मास। एवरेज एटॉमिक मास यानी कि आइसोटॉप का मिक्स मास। ठीक है जी। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जहां से क्वेश्चन आना के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके पोस्टुलेट से ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे पोस्टुलेट्स आपको ध्यान होने चाहिए। तो पहला है कि जितने भी मैटर हैं वो सब टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं। यानी कि सभी पदार्थ जो है छोटे पार्टिकल, जिन्हें परमाणु कहते हैं, से बने हैं। ठीक है जी। एटम ऑफ सेम एलिमेंट वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट एटम डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और जो अलग तत्व के परमाणु है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि परमाणु सरल पूर्णांकों के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये सब क्या है, ये पोस्टुलेट है। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी, तो लिमिटेशन है could not explain, आइसोटोप को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, और इन्हें did not know about subatomic particle, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी। सिग्निफिकेंस क्या थे, लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनाइट प्रोपोर्शन।
अब बात करते हैं कुछ मॉडल्स पर। जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, एटम कैसे होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं आर एम्बेडेड, जो फैले होते हैं वो बीज की तरह फैले होते हैं इन वाटर, जैसे वाटरमेलन में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। एटम एज अ होल जो होता है वो न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर। तो फर्स्ट मॉडल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ये पहला मॉडल था जिसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था एटम की, जिन्होंने शो किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है वो एटम्स का पार्ट है, और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। लिमिटेशन क्या थी, इस मॉडल में न्यूक्लियस नहीं था। इन्होंने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। वाई, क्योंकि क्यों जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं शार्पली, उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। और इन्होंने एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ चार्ज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है जी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि स्फीयर में क्या है पॉजिटिव है और अंदर क्या है छोटे नेगेटिव है। तो एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर क्या है छोटे इलेक्ट्रॉन जो है वो फैले हुए हैं, और इसे हम क्या कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना किसने दिया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जे थॉमसन इस मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड, जिसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यानी कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण को क्या किया, सोने की पतली फॉइल पर डाला। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया उसके बाद कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं, यानी कि ज्यादातर जो है वो सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि जो एटम का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है। कुछ जो हो गए डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ मुड़ गए, बीच में कोई डेंस पॉजिटिव सेंटर घना जो घना धनात्मक केंद्र मौजूद है। वेरी फ्यू रीबाउंडेड, बहुत कम पीछे लौट गए, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा और शक्तिशाली है। कैसा है, टाइनी और पावरफुल है। तो पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मेटल यानी कि एटम का केंद्र क्या है, न्यूक्लियस है जो कि बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं यानी कि घूमते हैं। और जो न्यूक्लियस का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर, जबकि जो एटम का है वो 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि जो न्यूक्लियस एटम, ठीक है, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस एटम से। ठीक है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस एटम से लाख गुना क्या है, छोटा है। अब लिमिटेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसे लगातार क्या करनी चाहिए, एनर्जी खोजनी चाहिए, पर वास्तव में तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, यह मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट ट्रिक, एम्प्टी न्यूक्लियस रिवॉल्व करती है, दैट इज फेल। एम्प्टी स्पेस, जो एटम है मोस्टली एम्प्टी है। न्यूक्लियस कैसा है, डेंस और पॉजिटिव सेंटर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और इन्होंने स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है बोर्स मॉडल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं, जिसे ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहते हैं, में घूमते हैं, और इस दौरान वे ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन यानी रेडिएशन या अवशोषण एब्जॉर्प्शन नहीं करते। ठीक है, क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ध्यान रखना, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। n क्या है यहाँ पर, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, n ऑर्बिट नंबर है, यानी कि 1 2 3 दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कुछ रूल्स होते हैं इसमें, जैसे अवबो प्रिंसिपल, इसमें क्या है, ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। पॉली एक्सक्लूजन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, बट स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। हंट्स रूल, जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली यानी कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो पहले फिल होंगे विद पैरेलल स्पिन। ठीक है जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताइए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। अब आता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन एमिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। डेल ई इज इक्वल्स टू एच वी। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन।
तो फॉर हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिटल En इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर eV। n आपको पता ही है दैट इज ऑर्बिट नंबर, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है जो एनर्जी है वो कैसी है, बाउंड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड है टू न्यूक्लियस। और रेडियस क्या होती है, Rn इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू N2 स्क्वायर एंजिस्ट्रॉम। एंजिस्ट्रॉम 1 एंजिस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अब सक्सेस क्या थी बोर मॉडल की, तो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। परमाणु की स्टेबिलिटी यानी कि वाई इलेक्ट्रॉन डोंट फॉल इनटू न्यूक्लियस उसको समझाया था। लिमिटेशन क्या थी, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस पे ही क्या किया था, के लिए काम करता था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इन्होंने एटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इन्होंने क्या किया था, इग्नोर करता है बोर्ड्स मॉडल। ठीक है। आयंस का फॉर्मेशन, केटायन जब मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो केटायन का फॉर्मेशन होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉली एटॉमिक आयन NH4 पॉजिटिव SO2 नेगेटिव, ये सब कैसे हैं, पॉली एटॉमिक आयन। तो मेटल्स जो हैं वो लूजर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो केटायन है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेनर्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें गेन करते हैं, तो ये क्या है, एनायन है। अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर जो डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे एप्लीकेशंस में मेडिसिन ये होता है I131 किसके लिए, थायराइड के लिए। रेडियोथेरेपी C60 याद रखिएगा। डेटिंग C14, आर्कियोलॉजी न्यूक्लियर U35 इसमें रिएक्टर में, और ट्रेजर स्टडी में। उसके बाद आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोबार जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मास नंबर आर्गन और कैल्शियम का सेम है बट जो एटॉमिक नंबर है दोनों का डिफरेंट है। आइसोटोन जिनमें न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इनमें जो मास नंबर है वो डिफरेंट है बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दोनों में क्या है, सेम है। अब कुछ क्लासिकल डेफिनेशन है रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, सॉपी टू टच होते हैं, जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट 1923 एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन 1923। तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। जैसे BF3 प्लस NH3 फॉर्म कर रहा है F3B तो जो BF3 है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो वो क्या हुआ एसिड, और NH3 ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो क्या हुआ, बेस हुआ। अब कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड एंड बेस की। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्गली एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली कैसे होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं। लॉगरिथम स्केल pH as we all know माइनस लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, POH नेगेटिव दैट इज माइनस लोग OH नेगेटिव आए। ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस जो pKw की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है। ठीक है। आपको पता है कि अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो सब्सटेंस एसिडिक होता है, 7 है तो न्यूट्रल है, अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होता है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते हैं, तो जो उनका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है इसमें बीच में HA इज इक्वल्स टू H प्लस A नेगेटिव। ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। जो लिटमस है आज मेड फ्रॉम किससे मिलके बना है, नेचुरल डाई, और एक्सट्रैक्टेड होता है लाइकन जो किससे बिलोंग करता है, रोजेला स्पीसीज। ये वाटर सॉल्यूबल डाई है, ये अलग कलर देता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है। तो एसिडिक में ये रेड देता है और बेसिक में कौन सा देता है, ब्लू देता है।
आफ्टर दैट फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन कैसा है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है और बेस में कैसा रहता है, पिंक रहता है। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, PP। तो फिनोफ्थेलिन यानी कि पिंक इन बेस और एसिड में तो कलरलेस है। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड में कैसा रहता है, रेड और बेसिक में कैसा रहता है, येलो। तो जो लिटमस है, एसिड में रेड और बेस में ब्लू। फिनोफ्थेलिन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। अब आता है मिथाइल ऑरेंज, ये हमने देख लिया, सिंथेटिक है, एसिडिक में रेड होता है, न्यूट्रल में कैसा होता है, ऑरेंज होता है, बेसिक में येलो होता है। इसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो एसिड रेड, बेस येलो, ARBY से आप याद रख सकते हैं, एसिड में रेड, बेस में येलो। उसके बाद टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, कैसा होता है, हल्दी येलो होता है। तो न्यूट्रल में तो ये येलो ही रहेगा, बेसिक में यानी कि जैसे सोप या फिर बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, जब आपने देखा होगा हल्दी लग जाए और आप उस पर सोप वगैरह लगाए तो वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। यानी कि टर्मरिक प्लस बेस तो वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, और एसिड में वो येलो ही रहता है। रेड कैबेज जो है, ठीक है, एसिडिक में वो हमेशा येलो ही रहता है। रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट कंटेन करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो रेड कैबेज है वो रेड ही रहता है, वीक में पर्पल हो जाता है, और न्यूट्रल इसका ब्लूइश ग्रीन है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये येलो ग्रीन होता है। तो आपको रेनबो कलर याद रखने हैं, एसिड रेड, न्यूट्रल ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। यानी कि एसिड क्या है, दैट इज रेड, ठीक है। न्यूट्रल क्या है, दैट इज ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। बेस कैसा है, येलो ग्रीन। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, न्यूट्रल में ऑरेंज, बेस में येलो। टर्मरिक येलो, येलो बट बेसिक में रेडिश ब्राउन। आफ्टर दैट रेड कैबेज एसिडिक में रेड, न्यूट्रल में ब्लू ग्रीन और बेसिक में येलो ग्रीन। अब आते हैं सोर्सेस, ठीक है। तो एसिड विनेगर, एसिटिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड, HCl स्टमक। बेसिस में सोप, NaOH, लाइम वाटर, CaOH2, बेकिंग सोडा, NaCO3। यूजेस हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। अब 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं, 3 4 5, ये 5 टाइप्स के सॉल्ट है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बाकी आपका इन तीनों से क्वेश्चन आता है। एक बार हम डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी देख लेंगे। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये किससे मिलके बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल है, pH जो होती है वो 7 होती है। एसिडिक सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है। किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जैसे एग्जांपल है NH4Cl। बेसिक सॉल्ट जो है वो वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एग्जांपल है Na2CO3। डबल सॉल्ट ये 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, मोहर सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन करता है, जैसे K4FeCN6। तो लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। अब इस केस में जो दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिडिक है। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो दैट इज बेसिक। अब बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव 1869 में कहा था जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मास इन अ टेबल, जिसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इन्होंने सारे नॉन एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड किया था। इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जैसे कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, गैलियम, ठीक है, ये सब, जर्मेनियम, तो उनके लिए क्या कर दिया था, स्पेस छोड़ दिया था। इन्होंने प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर लिया था और प्रोवाइडेड बेस, एक बेस दे दिया था किसके लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने आइसोटॉप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो भी अनसर्टेन थी, निश्चित नहीं थी। और स्ट्रिक्टली किसके ऊपर था, बेस था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस था, एटॉमिक नंबर के ऊपर नहीं था। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मॉजले ने दी थी। ये कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
तो मेंडलीव ने किसकी बात की, एटॉमिक मास की, और मॉडर्न ने पीरियोडिक टेबल, मोज़ले ने किसकी बात की, एटॉमिक नंबर की। तो अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होगी एट रेगुलर इंटरवल। इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट किया मेंडलीव टेबल को, जहां पर एटॉमिक मास तो यूज था, जैसे आर्गन Z इज इक्वल्स टू 18, तो ये किससे पहले आता है, पोटेशियम Z इज इक्वल्स टू 19, सो आर्गन इज हैवियर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो मॉडर्न, मोज़ले किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के। तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर से। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियड्स, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। अब है 10 ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। तो इधर शॉर्ट में अब बात करते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन। तो हाइड्रोजन डुअल नेचर शो करता है एल्केलाइन मेटल्स की भी तरह, ग्रुप 1 जो H पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, और हेलोजन की भी तरह ग्रुप 17 जो H नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो जो पोजीशन की, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी इन पीरियोडिक टेबल। अब ये कुछ पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर ये कैसे कॉज होते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, रिलीजियस एक्टिविटी, ठीक है, इन सब से क्या होते हैं, रिवर वाटर पॉल्यूशन जो है वो कॉज्ड होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, एक्वेटिक लाइफ्स की डेथ होती है, वाटर बोर्न डिसीजेस जो है वो फैलती है, और हम जो ड्रिंकिंग पानी पीते हैं वो अनसेफ होता है। गंगा एक्शन प्लान पूछ लेते हैं कब लॉन्च हुआ था, 1958 में हुआ था, किस लिए, टू क्लीन द रिवर गंगा। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, घाट्स को क्लीन करना, ये कह सकता है एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, तो अति उपयोग से क्या हो जाता, समाप्त हो सकते थे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, और जुडिशियस यूज फॉर फॉसिल फ्यूल्स। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर, विंड, टाइडल, ये सब कैसे हैं, नॉन कन्वेंशनल। एडवांटेज, ये रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और कंजर्व एटमॉस्फेयर को कंजर्व करते हैं। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स पे नजर मार लेते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लश्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। यूज आयरन का यूज करते हैं मशीनरी और कंस्ट्रक्शन में, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एरोप्लेन और फ्लेन्स में, फॉइल्स में सॉरी, कॉपर वायर्स में, और गोल्ड और सिल्वर को हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेल्लेबल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, डल होते हैं, नॉन लस्ट्रस हैं, नॉन सोनरस हैं। ये जनरली क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है, रेस्पिरेशन और स्टील मेकिंग में, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर में, सल्फर का मेडिसिन में, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में, फोस्फोरस का मैचेस या फिर फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर, तो और मिनरल जहां से मेटल्स जो हैं वो प्रॉफिटेबली क्या हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आयरन हेमेटाइट, और क्या हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कॉपर पायराइट CuFeS2, और जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS।
आफ्टर दैट मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी कि एनरिचमेंट ऑफ ओर, तो हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं किसके थ्रू, फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ओर को हीट करते हैं, या तो एब्सेंस ऑफ एयर जिससे हम मॉइस्चर और वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सके। रिडक्शन क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ऑक्साइड को रिड्यूस करके, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम। रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन एटसेट्रा। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल डिटोरिएशंस ऑफ मेटल्स, किसके वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से विद एयर, मॉइस्चर, एसिड। आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी है, Fe2O3.XH2O, दैट इज रस्ट। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, किसकी कोटिंग होती है, जिंक की, टाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग दैट इज स्टेनलेस स्टील। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है पॉलीमर। ठीक है, एक बार नजर मार लेते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स है जो फॉर्म होते हैं बाय द रिपीटिंग जॉइनिंग बाय स्मॉल यूनिट, जिन्हें मोनोमर कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। और सिंथेटिक पॉलीमर मैनमेड, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी, बैकलाइट, टेफ्लॉन एटसेट्रा। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, नायलॉन और पॉलिस्टर का। पैकेजिंग में ये पूछ लिया जाता है तो पॉलीथीन और पीवीसी का। ऑटोमोबाइल में कार्बन फाइबर और सिंथेटिक रबर का। हाउस होल्ड आइटम में प्लास्टिक कंटेनर और बॉटल्स का। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल फाइबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर शूटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल विल मोनोमर, जैसे पॉलीथाइलिन, मोनोमर क्या है, इथीन। पॉलीस्टाइरिन है, स्टाइरिन। पीवीसी है, विनाइल क्लोराइड। और नायलॉन 6 है, एडिपिक एसिड। और हेक्सामिथाइलिन, डायमीन, ये वो है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज और स्टार्च। प्रोटीन, अमीनो एसिड, फंक्शन, एंजाइम, स्ट्रक्चर, डिफेंस का काम करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड। एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन, फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए प्लस आरएनए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस जो हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसके वजह से जो है कीपिंग द प्लैनेट वार्म एनफ टू सपोर्ट लाइफ। तो ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आता है कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ओजोन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब कैसी हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को क्या करता है, लीड करता है। तो जिसके वजह से ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सी लेवल बढ़ना, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंजेस होना, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आना और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना। तो सॉल्यूशन क्या है, फोसिल फ्यूल्स के यूज को रिड्यूस करें, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें, जैसे सोलर, विंड, ये सब। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, डिफोरेस्टेशन को प्रिवेंट करें, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल 3 Rs का मतलब ये भी DSSB में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कोजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो सबसे पहला आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, एयर कंडीशन में और एरोजोल स्प्रे में। हेलोन्स, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जिसे हम क्लीनिजिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। और ये जो केमिकल है ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है एटम इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो ओजोन को किसमें ब्रेक करती है, विच ब्रेक ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ठीक है जी। प्रिवेंशन कैसे हैं, ये बैन ऑन CFC मोनिट्रोल प्रोटोकॉल 1987 में। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर लाइक HFC, हाइड्रोकार्बन, इनका यूज करें, एरोजोल स्प्रे को रिड्यूस करें और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। अफेक्ट क्या है, ज्यादा UV रेज जो है वो अर्थ पर आएगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, इम्यूनिटी जो है ह्यूमंस के अंदर वो रिड्यूस होगी, प्लांट और क्रॉप जो है वो डैमेज होंगे, और जो मैरीन लाइफ यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को मारेगी और जो फूड चेन को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। एसिड रेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसिड रेन, जब इस रेन वो रेनफॉल है
जो कैसी होती है, एसिडिक होती है। किसकी वजह से? सल्फर ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से, जो रेन वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसके वजह से होता है? जब हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो रिलीज करती है, इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से भी और वोल्केनिक इरप्शन और नेचुरल फॉरेस्ट फायर यानी कि माइनर सोर्सेज की वजह से भी। केमिकल रिएक्शन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं। एनवायरमेंट पर इफेक्ट क्या है? एसिडिफाइड सॉइल जो क्रॉप और प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं, जब पीएच की जो रिवर और लेक्स की जो पीएच है वो कम हो जाती है, मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करते हैं जैसे ताजमहल, मार्बल कैंसर, मेटल्स, पेंट्स, बिल्डिंग्स को कोरोड करते हैं, आईज में इरिटेशन, लंग्स में इरिटेशन जो ह्यूमन और एनिमल के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो लो सल्फर कोल एंड फ्यूल्स का यूज करना, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर्स इन इंडस्ट्री, कैटालिटिक कन्वर्टर का व्हीकल्स में यूज करना, एफोरेस्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है जी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश। कौन सी गैस रिलीज हुई थी, लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में। 1000 ऑफ पीपल मरे थे विद इन आवर्स में। लॉन्ग टर्म अफेक्ट आया था, ब्लाइंडनेस, लंग डिसऑर्डर, कैंसर, स्किन डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी देखने को मिले थे। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है कि कंटामिनेट करता है सॉइल और वाटर को, एनिमल, प्लांट, लोकल इकोलॉजी पर भी इफेक्ट हुआ था एनवायरमेंट में। अब कैसे प्रिवेंशन, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स रखे जाने चाहिए इंडस्ट्रीज में, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज होने चाहिए, इमीडिएट मेडिकल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब ये कुछ लेयर है एटमॉस्फेयर की, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोवेस्ट लेयर है, ठीक है जी, जो वेदर फिनोमिना कंटेन करती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट और मोस्ट ऑफ द गैसेस और लाइफ एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फेयर पर होती हैं। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर पर, जो एक्सटेंडेड है 18 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। ये ओजोन लेयर कंटेन करता है। ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर ओजोन लेयर कंटेन करती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। जेट प्लेन्स जो है वो यहाँ पर फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, स्टेबल, कोई टर्बुलेंस फील नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता है विद हाइट के साथ, किसके वजह से? ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी। नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर, जो एक्सटेंड होती है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। मेटियोर्स बर्न हेयर फ्रिक्शंस की वजह से, टेम्परेचर घट रहा है विद हाइट, कोल्डेस्ट लेयर अप टू -90 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर, जो आइनोस्फेयर कंटेन करता है रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स और जो हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन में। टेम्परेचर यहाँ पर शार्पली बढ़ता है, किसके वजह से? एक्सरेज और यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है जी। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सटेंडेड अप टू 10,000 किलोमीटर, जो वेरी थिन एयर कंटेन करती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस एयर। ठीक है जी। तो ये थी आपकी कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट मैराथन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।